तो भैया रिसर्च वाली जो क्लास है उसका 5वां टॉपिक जो है आपका सीजन सिलेबस का, वो आज अपन पढ़ेंगे और वो है स्टेप्स ऑफ रिसर्च प्रोसेस। रिसर्च प्रोसेस के स्टेप जानने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं यहाँ पे कि एक्चुअल में है क्या। पीजी में आ जाओगे तो अपने आप पता चल जाएगा कि पीजी में 3 साल यही काम थीसिस बनानी होती है। थीसिस क्या है कि जो आपका रिसर्च टॉपिक है उस पे 3 साल के टाइम ड्यूरेशन में आपने जो काम किया उसकी सिस्टेमिक प्रेजेंटेशन। आगे बात समझ में? मतलब डायबिटीज वाला एग्जांपल है। डायबिटीज पे काम शुरू किया तो इनिशियली पहले तो ब्लूप्रिंट बना जिसको अपने सिनॉप्सिस कहा था। सिनॉप्सिस बन गई, यूनिवर्सिटी चली गई, यूनिवर्सिटी ने अप्रूवल दे दिया, उसके बाद आपका रिसर्च काम शुरू होता है। उसमें आपको अपनी मेडिसिन बनवानी होती है कॉलेज के अंदर ही। फिर जब मेडिसिन बन जाती है तो आपको पेशेंट जो है अपनी ओपीडी से, जो कॉलेज का ओपीडी वहाँ से सेलेक्ट करके लेने होते हैं, और पेशेंट के ऊपर आपका ट्रायल जब कंप्लीट हो जाता है तो फिर उस सारी चीज़ को आपको एक कंबाइंड फॉर्म में सिस्टमेटिकली प्रिंट करके और डिस्प्ले करना होता है। उसकी कॉपी जो है यूनिवर्सिटी को जाती है, एक कॉपी आपके डिपार्टमेंट में रहती है, एक आपके गाइड के पास रहती है। कहने का मतलब ये हुआ कि आपकी जो रिसर्च है उसकी जो प्रिंटेड फॉर्म होती है वो थीसिस होती है, और इस थीसिस को लिखने की जो प्रोसेस है या जो आपकी जो रिसर्च है उसको लिखने की जो प्रोसेस है उसको रिसर्च प्रोसेस कहते हैं। रिसर्च प्रोसेस लिखते समय पर्टिकुलर स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। जैसे स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन आ गया, या इंट्रोडक्शन से भी पहले लिखने से भी पहले सबसे इम्पोर्टेंट जो आपका है कि प्रेजेंट में प्रॉब्लम क्या है, मतलब जो आपका टॉपिक सिलेक्शन वाला पॉइंट है उसको 1 नंबर पे रख लेते हैं। फिर इसमें आगे जाके लिटरेरी रिव्यू आएगा। लिटरेरी रिव्यू का मतलब है कि बुक्स के अंदर पहले से उस डिजीज के बारे में और आपके टॉपिक के बारे में क्या लिखा हुआ है, चरक में, शिशुरुत में, मॉडर्न में। या फिर लिटरेरी रिव्यू में आप ये भी लिख सकते हैं कि उस पर्टिकुलर डिजीज और पर्टिकुलर जो आपका एजेंट आप ले रहे हैं उसमें मेडिसिन, उससे संबंधित किसी भी प्रकार की ऑथेंटिक बुक में जो भी चीज़ें लिखी वो सारी लिटरेरी रिव्यू के अंदर आती है। उसके बाद में लिटरेरी रिव्यू की अगर बात करें तो उसके बाद फिर हालांकि थीसिस में ड्रग रिव्यू आता है, जो आपकी ड्रग होती है उसका रिव्यू होता है। फिर मटेरियल मेथड आते हैं, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव आते हैं, फिर रिजल्ट्स आते हैं। वो सारी बातें जो अपन स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। अब एक एक स्टेप जो है उसका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन आपको देना है ये आपके सिलेबस में। तो सबसे पहले तो जो रिसर्च स्टेप है आपके, उसके अंदर सबसे पहला स्टेप है उसकी बात करेंगे। और सिलेबस में लिखा है इंपॉर्टेंस ऑफ ईच स्टेप इन ब्रीफ। तो किस तरह से उसको पूरा किया जाता है इस पर ज़्यादा बात नहीं करेंगे, उसके बेसिक्स की बात करेंगे। वो क्यों इम्पोर्टेंट है स्टेप उसके बारे में ज़्यादा बात करेंगे अपन, उसके इम्पोर्टेंस के बारे में। ठीक है, सबसे फर्स्ट जो टॉपिक है आपका इसके अंदर, सभी को गुड इवनिंग भैया। अब जो इसके अंदर सबसे पहला पॉइंट है वो है सिलेक्शन ऑफ द टॉपिक या सिलेक्शन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम एंड डिफाइनिंग इट। तो ये मैंने आपको समझाया था जब सिनॉप्सिस अपन ने बनाई थी, जब रिसर्च डिजाइन की अपन ने बात करी थी। ए रिसर्च प्रॉब्लम इन जनरल रेफर्स टू सम डिफिकल्टी which a researcher experience in the context of either a theoretical or practical situation and wants to obtain a solution for the same। अब यहाँ theoretical की बात करें तब तो बेसिक या प्योर रिसर्च हो जाती है, और अगर आप प्रैक्टिकली कुछ करना चाहते हैं तो अप्लाइड रिसर्च के एस्पेक्ट में आपकी रिसर्च जो है वो क्लासिफाइड होगी। जो भी हो, प्योर हो या अप्लाइड हो। आगे क्या लिखता है, मतलब टॉपिक सिलेक्शन तो दोनों में चाहिए ना, चाहे मौलिक सिद्धांत वाला करें चाहे काय चिकित्सा वाला करें। बेसिक थिंग विच शुड बी कीप्ड इन द माइंड व्हाइल सिलेक्टिंग ए प्रॉब्लम आर एज। आपका जो प्रॉब्लम सिलेक्शन का क्राइटेरिया
उसमें कौन कौन सी बातें ध्यान रखने योग्य है। द पर्टिकुलर रिसर्च मस्ट ऐड इन द नॉलेज, ऐसा नहीं है कि पुराने किसी को यूं कहीं उतार के और दे दें, कुछ ऐड जरूर होना चाहिए नॉलेज, मतलब उसके अंदर आपकी तरफ से कुछ नया इनोवेशन होना चाहिए। इफ इट इज नॉट गिविंग टू प्रोवाइड एन एंटायरली न्यू कंसेप्ट, एटलीस्ट द स्टडी शुड बी एबल टू वेरीफाई द ओल्ड नॉलेज। अगर आपकी जो रिसर्च है वो कंप्लीटली नए नॉलेज पे बेस्ड नहीं है, तो एटलीस्ट उसके अंदर ऐसी चीजें जरूर होनी चाहिए जो ओल्ड नॉलेज को वेरीफाई करे, जो वेरीफाइड नहीं है। द रिसर्च वर्क मस्ट बी यूजफुल एंड इन प्रियोरिटी ऑफ पब्लिक पॉलिसी रिलेटेड विद द हेल्थ। आपकी जो रिसर्च है वो समाज में लोगों के हिसाब से बहुत ही उपयोगी होनी चाहिए। सब्जेक्ट विच इज ओवरडन शुड नॉट बी नॉर्मली चूजन, जो पहले हो रखा है उसको नहीं चूज किया जाता, और इट विल बी ए डिफिकल्ट टास्क टू थ्रो एनी न्यू लाइट इन सच ए केस। आपके डिपार्टमेंट के सीनियर है, वो डायबिटीज पर रिसर्च कर रहे हैं किसी कंपाउंड को लेकर, और सेम कंपाउंड कंटेंट के साथ आप अगर वहां रिसर्च करेंगे तो क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं। द सब्जेक्ट सेलेक्टेड फॉर रिसर्च शुड बी फैमिलियर, फीजेबल, so that the related research material or source of research are within one's reach। अब जैसे मान लीजिए अपन आयुर्वेद से हैं, मेडिकल से, तो मेडिकल की रिसर्च ले, तो रिसर्च टॉपिक का सिलेक्शन जो है, अब मान लीजिए इसमें पहला पॉइंट था कि भाई जो रिसर्च है वो सिलेक्शन है जो टॉपिक का, वो प्रेजेंट में जो अभी जो कोई भी मैटर चल रहा है ये वाला, a research problem in general represents some difficulty which a researcher experience in the context of either theoretical or practical। तो प्रेजेंट में कोई भी बहुत बड़ी चीज चल रही है, उस पर रिसर्चर अगर प्रॉब्लम एक्सपीरियंस करता है, उसको फील करता है कि इस पर मुझे काम करना चाहिए, तो आपको फील्ड की होनी चाहिए। फील्ड की इन द सेंस वैसे तो बाउंडेशन है, लेकिन फिर भी एक अगर ओपन एंडेड रिसर्च की बात करें तो उसके लिए बोल रहा है कि आपका टॉपिक सिलेक्शन ऐसा नहीं होना चाहिए कि फिर बाद में आपको डेटा ही नहीं मिल रहा है, पेशेंट ही नहीं मिल रहे, या आपको संबंधित कोई भी लिटरेचर रिव्यू नहीं मिल रहा है। तो टॉपिक का सिलेक्शन बहुत ध्यान से करना चाहिए। फिर ये फाइनल क्राइटेरिया जो है, ये वास्तव में थी तो एक ट्रिक, मैंने आपको बोला था, लेकिन हसी नामक साइंटिस्ट ने इसको फाइनल वर्ड से डिनोट करके और अपने नाम बोला कि ये मैंने दिया है। फाइनल में फिजिबिलिटी, मतलब रिसर्च का जो टॉपिक सिलेक्शन है वो फिजिबल होना चाहिए, इंटरेस्टिंग होना चाहिए, न्यू होना चाहिए, एथिकली करेक्ट होना चाहिए, और रिप्रोडक्टिव का मतलब कुछ नया नॉलेज जो है वो देने वाला होना चाहिए। आगे लिखता है फोर्थ पॉइंट में, टू नैरो और टू वैग्यू प्रॉब्लम शुड बी अवॉइडेड। बहुत छोटी और बहुत बड़ी, इन दोनों तरह की प्रॉब्लम्स को छोड़ना चाहिए। बहुत छोटी प्रॉब्लम में जरूरत नहीं है, और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है तो वहां पर आप अकेले अगर अपना टाइम इन्वेस्ट करोगे, उससे अच्छा वहां कोई रिसर्च इंस्टीट्यूट उस पर काम करे तो बेटर रिजल्ट मिलेगा। कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट शुड नॉट बिकम द चॉइस ऑफ एन एवरेज रिसर्चर। अगर एक सामान्य रिसर्चर है तो उसको ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं लेना है जो कंट्रोवर्शियल, ठीक है। द इम्पोर्टेंस ऑफ द सब्जेक्ट should not become the importance of the subject, the qualification involved, the time factors are other criteria that must also be considered in selecting a research problem। ये सारी चीजें, मान लीजिए आपने की रिसर्च चली 6 साल की, पीजी आपके 3 साल की, तो कैसे करोगे? दूसरा क्वालिफिकेशन इन्वॉल्व, मान लीजिए आपकी रिसर्च है, उसके अंदर ऐसी टेक्निक और क्वालिफिकेशन और क्वालिफाइड पर्सन चाहिए जो आप नहीं है, तो भी आप उसके लिए ऑथेंटिक नहीं हो। एंड सब्जेक्ट, आप मेडिसिन से हैं तो मेडिसिन की रिसर्च करें, अगर आप सर्जरी वालों की रिसर्च लेंगे तो आपको अपनी ओपीडी मेडिसिन की ओपीडी में पेशेंट ही नहीं मिलेंगे, वरना आप उसके अंदर इतना नॉलेज रखते होंगे। तो ये जो चीज़ें हैं, ये सिलेक्शन ऑफ द प्रॉब्लम से रिलेटेड है। जो पहला पॉइंट है आपका 5th पॉइंट का, उसमें क्या क्या ध्यान रखने वाली बातें हैं और उसका क्या इंपॉर्टेंस। ए प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम विल enable the researcher to be on the right track, whereas an ill-defined problem may create hurdles। आपका टॉपिक क्लियर होना चाहिए, आपका पॉइंट क्लियर होना चाहिए, अगर वो नहीं है तो आगे जाके आपको रिसर्च करने में प्रॉब्लम आएगी। रिसर्च प्रॉब्लम मस्ट बी स्टेटेड इन ए साइंटिफिक मैनर in such a way that it can be analyzed objectively with appropriate tool। आपकी जो प्रॉब्लम है वो ऐसी होनी चाहिए जिसको साइंटिफिक मैनर में डिस्क्राइब किया जा सके। The task of formulation and rephrasing the research problem is very important as it determine the further research steps। It decides the sample frame, method of sample, selection of data type।
कुल मिला के बड़ी बड़ी बात यह है कि आपकी जो रिसर्च है वो फाइनल क्राइटेरिया के अंदर की होनी चाहिए। पुरानी अगर है तो उसमें कुछ नया नॉलेज आपको मिलना चाहिए, रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, बहुत बड़ी ब्रॉड प्रॉब्लम नहीं लेनी है, बहुत छोटी भी नहीं लेनी है। अपनी जो टॉपिक है उसमें कोई कंट्रोवर्शियल चीज़ है तो उसको जो है आपको एक्सप्लोर करना चाहिए, उसको ऐसा टॉपिक सिलेक्शन करना चाहिए जो कंट्रोवर्शियल नहीं। तो ये चीज़ें हैं, ये इम्पोर्टेंस है फर्स्ट स्टेप का कि इन सारी बातों का ध्यान रख के अगर अपन टॉपिक सिलेक्शन करें तो वो अच्छा रहता है। अगर इनमें कोई गड़बड़ रख दी तो आगे की रिसर्च डिस्टर्ब हो जाएगी। ये इस स्टेप का इंपॉर्टेंस है। तो नेक्स्ट वन इज रिव्यू ऑफ लिटरेचर। किताबों के अंदर ऑथेंटिक बुक्स में आपके टॉपिक और आपके मेडिसिन या आपकी जो ट्रायल ड्रग है उससे रिलेटेड चीज़ों के बारे में जो भी चीज़ लिखी हुई है, बताई हुई है, उन सब का एक समराइज डिस्क्रिप्शन आपको अपनी थीसिस में मेंशन करना होता है। जैसे मान लीजिए डायबिटीज़ था तो उसकी स्टार्टिंग कैसे कर दी गई कि आचार्य चरक ने प्रमेय के 20 भेदों का वर्णन करते हुए मधुमेह को वातिक प्रमेयों में रखा। फिर उसके बाद में चरक, शिष्य, भागवत, फिर मॉडर्न के पॉइंट। तो वो सब जो थ्योरी है उस डिजीज से रिलेटेड वो रिव्यू ऑफ लिटरेचर में आती है। और वो क्यों जरूरी है? ताकि आपकी रिसर्च कोई पढ़ने बैठे तो एक तो उस डिजीज के बारे में बेसिक्स उसके अगर कहीं गड़बड़ हो या समझ में नहीं आ रखे हो तो वो जान ले उनको पहले। क्योंकि आप जो अपनी रिसर्च या अपना जो भी थीसिस बना रहे हैं वो कोई दूसरा अच्छे से समझ पाए सही वे में और उसको अच्छे समझ में आए, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। और जो रिसर्च में डेटा मिलते हैं वो आपको यूं के यूं वहाँ देने होते हैं, उसमें आपको इंटरफेयर नहीं करना होता, मतलब उसको बायस नहीं करना। जो भी रिजल्ट आए वो आपको डिस्प्ले कर देना चाहिए। A literature review is an account of what has been published on a topic by accredited scholars, researchers in books, in samhitas. Besides enlarging researchers' knowledge about the topic, it also let him gain and demonstrate skills in 2 areas. इसकी वजह से जो रिसर्चर उसको 2 चीज़ें मिलती हैं। इंफॉर्मेशन सीकिंग, the ability to scan the literature efficiently using manual or computerized method to identify a set of useful articles and books. Critical appraisal में the ability to apply principle of analysis to identify valid studies. तो हालांकि इस पोर्शन में जो ऑलरेडी रिसर्च हुई है वो और जो रिसर्च पेपर है उनके बारे में बोला गया, लेकिन संहिताओं का और मॉडर्न जो बुक्स है उनका मटेरियल भी आपको अपने टॉपिक रिलेटेड जो भी होता है वो जो लिटरेरी रिव्यू है उसके अंदर मेंशन करना होता है। A literary review must do these things: be organized around and related directly to their thesis or research question. Synthesize result into a summary of what is and what is not known. तो उसमें अपन ये लिखते हैं कि भाई मॉडर्न साइंस जो है इसके अंदर ये एजेंट चलाती है, लेकिन उनको इसकी एग्जैक्ट इटियोपैथोलॉजी डायबिटीज मेलाइटिस की नहीं पता है। टाइप सेकंड पे इसमें 2 थ्योरम चलती है। एक तो फर्स्ट वाला जो है उसके अंदर तो ये होता है कि टाइप 1 जो है वो तो बीटा सेल्स में एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होती है, ऑटो इम्यूनिटी का बीटा सेल जो है वो नष्ट हो जाती है। एक हाइपोथेसिस तो ये है। सेकंड वाले के अंदर हाइपोथेसिस ये है कि इसका इंसुलिन का प्रॉपर अमाउंट होते हुए भी इंसुलिन रेजिस्टेंस की कंडीशन हो जाती है, जिसकी वजह से लॉक एंड की कंसेप्ट काम नहीं करता है और वो इंसुलिन जो है वो सेल की वाल पर ग्लूकोज के एंट्रेंस को परमिट करवाने में फेल हो जाता है। इन दोनों हाइपोथेसिस को लिख के और फिर उसके बाद में कि एग्जैक्ट कॉज ऑफ द टाइप 1 एंड टाइप 2 डायबिटीज इज नॉट नोन, और इसके लिए मॉडर्न मेडिसिन में ट्रीटमेंट क्या है। तो फर्स्ट वाले में इंसुलिन इंजेक्शन लेता रहता है, सेकंड वाले के अंदर मेटफॉर्मिन, ग्लिमप्राइड ये लेता है, लेकिन ये दवाइयाँ रोगी के रोग को ठीक नहीं करती, सिर्फ ब्लड में शुगर लेवल को डाउन करके रखती है। फिर उसके बाद में आगे चले, to undertake any new research project, the research has to refer the previous work done by the scientist in the concerned field. It gives an orientation about the proposed research project. Many times, the methodological insight is received by the researcher with the literature review. ये वही बात है कि बहुत सारी बातें उस टाइम पर लिटरेरी रिव्यू में उसको और नहीं पता चलती। A good literature review is the basis of both theoretical and methodological
sophistication, thereby improving the quality and usefulness of subsequent research. ये इसका इम्पोर्टेंस यहाँ पर लिटरेरी रिव्यू का बता दिया। तो कुल मिला के दो चीज़ें अब तक अपन ने पढ़ी है। फर्स्ट कि प्रॉब्लम जो है रिसर्च का, टॉपिक सिलेक्शन है या प्रेजेंट में जो प्रॉब्लम है जो आप चूज कर रहे हैं उस टॉपिक के लिए, रिसर्च के टॉपिक के लिए, वो, एंड सेकंड है लिटरेरी रिव्यू। नाउ थर्ड वन इज फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। जितने भी लोग आए वो सब अपनी अटेंडेंस जरूर कर जाए प्लीज, लाइक अपना नाम लिख जाएं या कुछ भी। इसको एक या 2 सेकंड लैग हो सकती है, तो लाइव चल रही है। यस, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो थर्ड टॉपिक आता है। थर्ड टॉपिक है फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। सुनना बात, जैसे डायबिटीज वाला एग्जाम्पल लेके चलेंगे। जैसे डायबिटीज मेलाइटिस टाइप 2 में अपना जो कंपाउंड था टैबलेट विंका D10, उसमें 10 कंटेंट थे। तो डायबिटीज में वो 10 कंटेंट किस तरह से काम करेंगे, ये सोच के और उस टॉपिक का सिलेक्शन करना, उस ड्रग को लेना, ये रिसर्च शुरू करने से पहले एक कल्पना मात्र है कि भाई सदाबहार में ये एल्कलॉइड होते हैं तो इस तरह से सेल लेवल पे काम कर सकते हैं, विजयसार में ये होते हैं, गोमूत्र में ये होते हैं, शिलाजीतु में ये होते हैं। तो उनकी जो मॉलिकुलर लेवल पे या उनकी केमिकल लेवल पे स्टडी है, उसके बेसिस को मानते हुए हाइपोथेसिस की जाती है। आयुर्वेद में रस गुण वीर्य विपाक, इनके आधार पर सोचकर और एक कल्पना की गई कि टाइप 2 जो रोगी है डायबिटीज मेलाइटिस का, उस रोगी में ये ड्रग इसलिए काम करेगी, तो इनका मिला के एक कंपाउंड बना जाए। तो फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस का मीनिंग यही है कि आप आगे जो काम करने वाले हैं उसकी पिक्चर दिमाग में पहले बनाते हैं। जो रिसर्च आप करने वाले हैं, मैं इस मामले में ऐसे ऐसे करके ये करके देखता हूँ क्या होता है, क्या रिजल्ट मिलते हैं। आप अपनी तरफ से वहाँ अच्छे से अच्छा कंपाउंड लेने की कोशिश करते हैं, बट फिर भी उसका ऑथेंटिफिकेशन जो है, उसकी ऑथेंटिसिटी जो है, वो वेरीफाई तभी होगी जब आप उस पर ट्रायल करो। तो फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस में लिखता है, आफ्टर एक्सटेंसिव लिटरेरी रिव्यू researcher should state in clear terms the working hypothesis. Working hypothesis is a tentative assumption made in order to draw out and test its logical or empirical consequences. It must be very specific so that it can be tested. For example, one day hypothesize that मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल कि कफज प्रकृति वाले जो रोगी होते हैं उनके अंदर ओबेसिटी मिलती है, ये सस्पेबिलिटी है, इस पर रिसर्च कर लिया जाए। तो इसमें आप एक हाइपोथेसिस बना के चल रहे हैं ना कि मेरा ऐसा मानना है, मेरी ऐसी कल्पना है। उस हाइपोथेसिस के लिए आपको लॉजिक देने पड़ते हैं कि कब के ये गुण होते हैं, ये मेज से सामंजस्य रखते हैं, कब की वजह से इसलिए वजन बढ़ सकता है। वो सारी चीज़ें जो है वो आपका एथिकल कमेटी या इंस्टीट्यूशनल कमेटी जो होती है, जो आपकी सिनॉप्सिस जब सबमिट होती है उस टाइम आपसे सवाल करती है, उनको देने होते हैं। तो ये बोल रहा है कि मान लीजिए आपने ऐसी हाइपोथेसिस, वैसे ही जैसे मैंने आपको बोला कि डायबिटीज के अंदर मैंने ये हाइपोथेसिस करी, मतलब सोची या मैंने ये कल्पना करी कि 10 ड्रग जो है इन कारणों से टाइप 2 में काम करेगी। अब ये करेगी कि नहीं करेगी, यही तो रिसर्च है, और कितना करेगी ये भी बताएगी। हाइपोथेसिस ऑलवेज कीप रिसर्चर ऑन राइट ट्रैक। आपकी अगर हाइपोथेसिस शुरू से क्लियर है, एक तो ब्लाइंड ही ले ली कि सब लोग लेते हैं इसलिए ले लें, एक आपने एक एक का श्लोक देखा, एक एक का रस गुण वीर्य विपाक पढ़ा पहले, फिर मान लीजिए आप 10 की जगह 15 ड्रग ले रहे थे पहले, लेकिन आपने 5 ड्रग इसलिए निकाल दिया क्योंकि उनके अंदर जो चीज़ें थी वो ऑलरेडी जो साथ में ड्रग्स थी उनमें थी पहली बात तो,
और दूसरी बात आपने देखा कि इन पर प्रीवियस लिटरेरी रिव्यू आपने उनका करा कि प्रीवियस बहुत सारे रिसर्च हुई है जिनमें इनकी इतनी एफिकेसी नहीं आई है। तो आप जो है मिनिमम की तरफ जाते हैं कंपाउंड बनाने में, मिनिमम ड्रग पे आपको अच्छे रिजल्ट देने होते हैं, ये एक अच्छी रिसर्च होती है। कहता है कि अगर आप सब कुछ सोच के रखें तो लास्ट तक आप अपने ट्रैक पे बराबर रहेंगे। अच्छा, हाइपोथेसिस के अंदर ये भी इंक्लूड होता है कि किस किस मेथड से आप टेस्ट करेंगे, अपना ट्रायल करेंगे, कहाँ करेंगे, उसमें क्या क्या डायग्नोस्टिक अप्रोच रखेंगे, किस बेसिस पे आप उनकी ग्रेडिंग करेंगे। ये सब हाइपोथेसिस वाले में आ जाता है कि आपको सब कुछ पहले से सोच के रखना पड़ता है। एक्चुअल में हाइपोथेसिस जो होती है आपकी, वो सिनॉप्सिस ही है, जो ब्लूप्रिंट है, जो आपकी कल्पना है, जो आगे जाके एक रिसर्च का आकार लेगी। आगे क्या कहता है, hypothesis always keep a researcher on right track by indicating the type of data required and the type of method of data analysis to be used। अब मान लीजिए कि आपने डायबिटीज की रिसर्च दी और उसके अंदर अपने दिमाग में पहले कुछ रखा ही नहीं, सिर्फ ये रखा कि ब्लड शुगर जो है उसके बेसिस पे कर। अब आपको पता चला कि यार HbA1c भी करवाते हैं। फिर आपको पता चला कि प्रमेय, वो मधुमेह के अंदर या प्रमेय के अंदर 10 लक्षण जो है वो आपके ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया में लेके और उस तरह से भी आप रिसर्च कर सकते थे। तो अगर ये सारी चीजें आपने रिसर्च टॉपिक सिलेक्शन के समय या जब आप हाइपोथेसिस बना रहे उस टाइम नहीं सोची, तो पता चलेगा, मान लो आपका कि 60 पेशेंट का ट्रायल था, आपको 40 पेशेंट में पता चला, तब तक 10 पेशेंट का तो ट्रायल कंप्लीट ही हो गया, वो तो अपने गए उस ट्रायल से बाहर। तो फिर आपकी रिसर्च क्या है, पूरी डिस्टर्ब होगी। तो आपकी जो हाइपोथेसिस है उसमें सारी चीजें पहले से आपको सोच के रखनी होती है, दिमाग में रखना होता है कि मुझे कौन कौन से टेस्ट करवाने हैं, कौन कौन से जो है मेरे को साइन एंड सिम्टम लेने हैं, जिनकी ग्रेडिंग करके मैं बाद में साइन एंड सिम्टम बेस्ड प्लस ब्लड टेस्ट बेस्ड दोनों तरह का रिजल्ट इसमें दूंगा। फिर उसके बाद आगे लिखता है, हाइपोथेसिस sharpen researchers thinking and focus attention on the more important facet of the problem। उस प्रॉब्लम से रिलेटेड और नई नई चीजें पता चलती है जब आप अपनी जो हाइपोथेसिस बना रहे हैं उसको लिखते जाते हैं। अच्छा, इसमें और क्या कर देंगे और क्या कर सकते हैं। फिर आप पूछेंगे अपने सीनियर से, अपने डिपार्टमेंट के लोगों से, पुरानी थीसिस देखेंगे उन्होंने कैसे कैसे करा है। द फॉलोइंग अप्रोच इज यूज्ड टू डेवलप द वर्किंग हाइपोथेसिस। वर्किंग हाइपोथेसिस के लिए जो नीचे लिखी हुई है वैसी अप्रोच होनी चाहिए। Discussion with colleagues and expert about a problem, its origin and objectives in seeking a solution. Examination of data and records if available concerning the problem for possible trend, ये peculiarities and other clues। मतलब कहने का मतलब ये है कि आपको उसके बारे में सब कुछ पता करना है, कॉलेज लेवल पर भी, नेट से भी, डेटा से भी, WHO की साइड से भी, अपने साथ वालों से भी, सीनियर से भी, या उस टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई एक्सपर्ट है तो। रिव्यूज ऑफ सिमिलर स्टडीज इन द एरिया और द स्टडीज ऑन सिमिलर प्रॉब्लम, वही पुरानी थीसिस जो हो रखी है उनको देखना। एक्सप्लोरेटरी पर्सनल इन्वेस्टिगेशन विच इन्वॉल्व ओरिजिनल फील्ड इंटरव्यूज ऑन लिमिटेड स्केल्स विद इंटरेस्टेड पार्टीज एंड इंडिविजुअल विद ए व्यू टू सिक्योर ग्रेटर इंसाइट इनटू द पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ द प्रॉब्लम। तो इसमें ये कह रहा है कि आप उस पर्टिकुलर एरिया में कुछ लोगों से बात करके, इंटरव्यू करके, जो उसके मरीज है उनको देख सकते हैं और उनसे बात करके और इस बारे में अपनी राय ले सकते हैं, या अपनी हाइपोथेसिस बनाने में उनसे जो चीज़ मिल रही है उसका यूज कर सकते हैं। हाइपोथेसिस में भी आइदर रिसर्च हाइपोथेसिस और स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस, ये अलग बात है, इसके टाइप्स की बात होगी, अपन इसमें नहीं जाएंगे। फिर उसका लिखा है, फॉर एग्जाम्पल स्मोकिंग कॉजेज लंग कैंसर। दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट कैन बी ए रिसर्च हाइपोथेसिस विच डजंट गिव एनी क्वांटिटेटिव डायमेंशंस। अब इसके अंदर स्मोकिंग कॉज लंग कैंसर लिख दिया, कितने परसेंट लोगों को करती है, इस पर रिसर्च करनी पड़ेगी। फिर लिखा, हाउ इट इज बी एक्सप्लोर्ड, इट शुड बी स्टेटेड बाय यूजिंग क्वांटिटेटिव टर्मिनोलॉजी लाइक द एवरेज रेट ऑफ लंग कैंसर इन स्मोकिंग पर्सन इज ग्रेटर देन इन नॉन स्मोकिंग पर्सन। तो ये दो तरह से बता रहा है, एक रिसर्च हाइपोथेसिस और एक स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस। फिर उसमें क्वांटिटेटिव जो है उसकी बात कर रहा है कि अगर आप रिसर्च हाइपोथेसिस में जाते हैं तो कोशिश करें कि अगर इस तरह के टॉपिक का आप सिलेक्शन करें तो उसमें कुछ क्वांटिटी, कुछ डेटा आपको मिले, जिसमें आप कुछ लिख सकें कि इतने प्रतिशत लोगों में
ऐसा कोई स्टेटमेंट ढूंढे, ऐसी कोई प्रॉब्लम, आपका जो टॉपिक है उसके सिलेक्शन में ऐसी चीज है जिसको डेटा में रिप्रेजेंट किया जा सके। और जो डेटा में रिप्रेजेंट होती है वो स्टैटिकल हाइपोथेसिस होती है। दिस इज ए स्टैटिकल हाइपोथेसिस। सो टू मेक वैलिड कंक्लूजन एंड इंटरप्रिटेशन ए प्रॉपर्ली स्टेटेड हाइपोथेसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। Now next one is point number 4, aims and objectives। बहुत क्लियर भाषा में समझते हैं इसको कि रिसर्च के जो प्रोसेस है, स्टेप्स ऑफ रिसर्च है, उसमें एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स का क्या मतलब है। एम बहुत सिंपल है, जैसे आप पढ़ रहे हैं, योर एम इज टू पास द एग्जाम और टू पास द एग्जाम विद गुड नंबर्स, बेटर नंबर्स। ठीक वैसे ही यहाँ पर भी जो एम होता है ना, वो बहुत शॉर्ट बात होती है। जो एक्चुअल में उस थीसिस या सिनॉप्सिस का टॉपिक होता है उस रिसर्च का, वो एक या 1.5 या 2 लाइन का होता है। जैसे उसका था मेरे वाले का कि टू इवेल्युएट द एफिकेसी ऑफ टैबलेट विंका D10 इन मधुमेह विद स्पेशल रेफरेंस टू डायबिटीज मेलाइटिस टाइप 2। ये एम, एक पूरी रिसर्च का एक टॉपिक। फॉर एग्जांपल, एक कंपाउंड XYZ कोई दवाई, उसका किसी भी रोग में, कैंसर में, HIV में आपको रिसर्च करना है, तो आपका हो जाएगा टू इवेल्युएट द एफिकेसी ऑफ कंपाउंड XYZ इन डिजीज HIV, इन कैंसर, या अगर आयुर्वेद से लेते हैं तो इन कुष्ठ रोग, प्रमेह, पांडु, राजयक्ष्मा, विचर्चिका, जो भी, विद स्पेशल रेफरेंस टू WSR, मतलब कि मॉडर्न के साथ इसका कंपैरिजन क्या करेंगे। क्लियर? तो एम जो है, द टर्म रिसर्च एम यूजुअली रेफर्स टू द मेन गोल और overarching purpose of a research project. Sentence stating the aim of a project are usually quite brief and to the point. A research aim will usually be followed by a series of statements describing a project's research objectives. अब आप अपने एम को पूरा करने के लिए क्या क्या चीजें करने वाले हैं, वो सारी इसके अंदर ऑब्जेक्टिव में आती है। जैसे विंका D10 की एफिकेसी का एवल्यूएशन अपने को करना था, काउंट करना था, रिसर्च करनी थी कि वो कितना काम कर रहा है, तो उसके ऑब्जेक्टिव जो है, उसके पैरामीटर्स होते हैं, ऑब्जेक्टिव पैरामीटर्स एंड सब्जेक्टिव पैरामीटर। तो ऑब्जेक्टिव पैरामीटर्स के अंदर अपने 10 लक्षण ले लिए प्रमेह या मधुमेह। तो एम के बाद में ये बताना कि इसको किस बेसिस पे मैं प्रूव करूंगा। तो ये बताना कि भाई उसके अंदर जो है तंद्रा रहती है, गुरुता रहती है, करपाद तलदहा रहता है, ये सारे सिम्टम आपने उसमें ले ली। ये ऑब्जेक्टिव्स, मतलब एक तो आपका एम है कि मैं ये परीक्षा पास करूंगा, ये एम है, और उसमें ये बताना कि मैं रोज सुबह उठ के 2 घंटे सुबह काय चिकित्सा पढ़ूंगा, फिर उसके बाद में 2 घंटे सर्जरी पढ़ूंगा, फिर मैं खाना वाना खा के वापस पढ़ने बैठूंगा, 2 घंटे ENT पढ़ूंगा, फिर उसके बाद में 1 घंटा पंचकर्म पढ़ूंगा, फिर मैं रिसर्च की क्लास लूंगा, फिर उसके बाद में शाम को मैं घंटा भर रेस्ट करके और फिर से वापस अपना जो टॉपिक आज जो मैंने पढ़े उनका एक शॉर्ट रिवीजन करूंगा, 2 घंटे का। फिर मैं उसके बाद में जो भी आपका शेड्यूल रहता है उस पर्टिकुलर एग्जाम पास होने वाले मैटर। तो ये जो सारा जो सीक्वेंस था आप अपने एम को पूरा करने के लिए कि आप क्या क्या चीजें उसमें ले रहे थे अपने टाइम शेड्यूल में, वो सब ऑब्जेक्टिव की फॉर्म में आता है। रिसर्च ऑब्जेक्टिव इंडिकेट इन मोर डिटेल द स्पेसिफिक रिसर्च टॉपिक और इशू द प्रोजेक्ट प्लान्स टू इन्वेस्टिगेट building on the main theme stated in the research aim. Normally, at least 2 or 3 research objectives will be stated. It is good practice to put these in number lists so they can be clearly identified later in a proposal or report. तो 2 तरह के ऑब्जेक्टिव या 3 तरह के ऑब्जेक्टिव या जितने भी उस रिसर्च के रिलेटेड ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं वो लिए जा सकते हैं। कि सिम्टम बेस्ड आप देखेंगे पहले
एक ऑब्जेक्टिव ये हो गया। ब्लड रिपोर्ट बेस्ड देखेंगे तो उसमें ब्लड शुगर, फास्टिंग, टीपी, रैंडम और HbA1c ये आ गए। इनके बेसिस पर आप अलग अलग पेशेंट में अपना जो एम उसको पूरा करने के लिए काम कर रहे हैं। तो ये जो वे है, जो तरीके हैं, यही ऑब्जेक्टिव है। द ऑब्जेक्टिव रिफ्लेक्ट हाउ यू अचीव योर रिसर्च, ठीक है। आप पास कैसे हुए, आपका अगर कोई इंटरव्यू करे पास होने के बाद, उसमें फिर आप जो अपना शेड्यूल बताओगे। आप पास हुए, ये तो आपका एम था, रिजल्ट भी यही है, लेकिन आप किस तरह से हुए, उसके लिए आपने क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स जो है अपने शेड्यूल में रखे, वो सब किस में आते हैं, ऑब्जेक्टिव्स में। नेक्स्ट, इन अदर वर्ड, द रोड मैप ऑफ अचीविंग योर रिसर्च एम। यहां से देखो, इधर देखो, यहां पर एक सेंटेंस है, ये एम है, यहां पर लास्ट में एक सेंटेंस है, वो रिजल्ट, और इसके बीच की जो रोड है वो ऑब्जेक्ट है। आगे बात समझ, एम है कि विंका D10 टैबलेट की एफिकेसी को इवेलुएट करना, डायबिटीज मेलाइटिस टाइप 2 या मधुमेह। रिजल्ट में है कि एफिकेसी प्रूव करती है और इतने प्रतिशत लोगों में, या इतने प्रतिशत लोगों में, या इतने प्रतिशत, या इतने, जो भी रिजल्ट रहा उसमें इस टैबलेट की एफिकेसी ये रही। अब ये आने के बाद अपनी थीसिस प्रेजेंट करोगे और उसके अंदर टॉपिक होगा ऑब्जेक्टिव। तो आप बोलोगे मेरा एम था ये, मेरा रिजल्ट है ये, और इस एम से रिजल्ट तक पहुंचने में जो जो मैंने करा वो है ये। फिर लिखा था एम्स और गोल्स ऑफ ए स्टडी आर शॉर्ट जनरल स्टेटमेंट, ऑफन जस्ट वन स्टेटमेंट of the overall purpose of the trial. For example, the aim of a study may be to assess the safety and efficacy of drug XYZ in patient with moderate hyperlipidemia. कोई पेशेंट है जिसमें लिपिड प्रोफाइल डिस्टर्ब है, उसमें XYZ मेडिसिन आप देखना चाह रहे हैं कि वो कितनी सेफ। ट्रायल शुरू किया, लेकिन एम तो इसी फॉर्म में लिखा जाएगा, आपकी जो हेडिंग होती है वही आपका एम है। The objective are much more specific than aims. ऑब्जेक्टिव यूजुअली रेफर्स टू, अब जैसे आपने, आपका एम है कि मैं पढ़ूंगा और पास हो जाऊंगा, आप पास हो गए, अब आपको कोई बोले कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो मैं पढ़ूंगा, अब किस तरह से पढ़ा आपने वो सारा एक्सप्लेन करना, वो ऑब्जेक्टिव है। आगे लिखता है द ऑब्जेक्टिव्स आर मच मोर स्पेसिफिक देन the aim. Objective usually refer to the effect of the product on specific safety and efficacy variables as specific point in time in a specific group of subject. An efficacy study may have many individual efficacy objectives as well as one or two safety objectives. A safety study may or may not have efficacy objective. ये तो ऊपर वाले एग्जाम्पल के बारे में बात करें, ठीक। तो कुल मिला के बात ये है कि जो ऑब्जेक्टिव और एम वाला पॉइंट है वो आपको समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़े इसी पॉइंट में, तो कहता है टू फाइंड आउट द ट्रुथ विच इज हिडन एंड हैज नॉट बीन डिस्कवर्ड एज येट इज द मेन पर्पज या एम ऑफ रिसर्च। वही जो आपका टॉपिक है वही तो आपका एम है, वही तो आपका पर्पज है। जो चीज़ अभी तक नहीं पता है, ये 10 ड्रग्स डायबिटीज में एक साथ मिला के दी जाए इस डोज में, इस अनुपात में, इतने इतने टाइम से, खाने से इतनी पहले और इतनी मात्रा, इस पर भी रिसर्च हुई नहीं, ये हिडन फैक्ट है, तो चेक कर रहे थे अपन। यही तो एम था, टू इवैल्यूएट द एफिकेसी ऑफ टैबलेट विंका D10 इन डायबिटीज मेलाइटिस टाइप 2। द प्रॉपर फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव इज यूजफुल टू, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एम एंड ऑब्जेक्टिव। तो प्रॉपर ऑब्जेक्टिव फॉर्मुलेशन करने से क्या क्या फायदे हैं, उसका क्या इंपॉर्टेंस है। फोकस द स्टडी, अवॉइड द कलेक्शन ऑफ अननेसेसरी डाटा, ऑर्गेनाइज। अब आपने अगर पहले से ही ऑब्जेक्टिव्स बना लिए करेक्ट, आपको दिक्कत आएगी नहीं तो आपके दिमाग में ही नहीं मैं आगे करूंगा कैसे काम, क्या क्या इसमें रास्ते अपनाऊंगा, तो आप उस पेशेंट के, हो सकता है कि एक रिपोर्ट कम करवा लो और 10 रिपोर्टें ज्यादा भी करवा लो, तो अननेसेसरी डेटा इकट्ठा करने का कोई सेंस नहीं है। ऑर्गेनाइज द स्टडी इन क्लियरली डिफाइंड पार्ट ऑफ फेजेस, फैसिलिटेट द डेवलपमेंट ऑफ रिसर्च मेथोडोलॉजी, orient the collection, analysis, interpretation and utilization of the data. I hope
कि आपको समझ में आया होगा, ये बहुत इजी चल रहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी जो क्लास के शुरू में मैंने आपको बोली, मैं आपको रिपीट कर देता हूँ अगर किसी लेट ज्वाइन करा हो तो। रिसर्च प्रोसेस का मीनिंग है कि आप पीजी के टाइम पर जो काम करेंगे उसको एक पूरी बुक जैसी फॉर्म में 300 साढ़े 300 पेज की फॉर्म में, थीसिस के फॉर्म में लिखेंगे। तो उसमें वही लिखा जाता है जो आपने करा है। तो या तो यूं समझ लो कि थीसिस कैसे लिखते हैं, किन स्टेप्स में, वो पढ़ रहे हैं, रिसर्च प्रोसेस ये होगी। या फिर आप अपनी रिसर्च कैसे शुरू करते हैं और कहाँ तक ले जाते हैं उसे, और उसके जो स्टेप्स है उनका क्या क्या इंपॉर्टेंस है, क्या क्या मीनिंग है। The next one is material and methods. Any query? कोई है जिसकी कोई क्वेरी हो? Anyone? मैंने बोला था अटेंडेंस कर देना भाई, कर दे यार अटेंडेंस। बिना अटेंडेंस करे पढ़ रहा, पता तो चले ना कि घूम घाम के गए थे आप यहाँ पे। द मटेरियल एंड मेथड्स, अपना नाम ही लिख जा। द मटेरियल्स एंड मेथड्स आउटलाइन व्हाट वाज डन और हाउ इट वाज। वर्ड पे जाते, विंका D10 इज मटेरियल and how Vinca D10 is administrated and how long it is used, how type of patients is included, and also how many patient is included। तो कहने का मतलब है कि मटेरियल का मतलब तो हो गया जो आप मटेरियल उसको दे रहे हो पेशेंट को, और मेथड का मतलब है कि कैसे दिया गया, कितने रोगियों पे दिया गया, कितने दिन तक दिया गया, उसके बाद में उस पेशेंट का वापस जो है फॉलोअप कितने दिन पे हुआ, क्या अनुपान रहा, क्या अपथ्य और पथ्य उसको बताए गए। तो क्या मटेरियल यूज किया जा रहा है, व्हाट वाज डन, क्या मटेरियल यूज किया गया, इनका D10 यूज की गई, ये मटेरियल हो गया। मेथड्स, उसको कैसे काम में लिया वो मेथड्स में आएगा। तो हाउ इट वाज डन, इट शुड बी अरेंज्ड इन ए लॉजिकल मैनर। मतलब पहली बात तो लॉजिकल मैनर से अच्छा क्रोनोलॉजिकल मैनर में होना चाहिए। कीप रिलेटेड आइडियाज टुगेदर एंड राइट क्रोनोलॉजिकली वेयर पॉसिबल। शुरू से शुरू करना है, जैसे जैसे जो जो आप करते जा रहे हैं वो मेथड्स में लिखते जाना। The section must be written in paragraph form, so you must include the materials within the logical or chronological order of it. Paragraph में लिखना चाहिए अलग अलग। The material and method section describe in detail all the materials that have been used to conduct a study, as well as the procedure that are undertaken. As research writing should be orderly and organized, therefore the material in each of its subsection should be presented in a logical manner। तो जो मेथड इसमें काम आए कोशिश ये करें कि क्रोनोलॉजिकली, मतलब जो पहले हुआ उसको पहले लिखे, उसके बाद ये हुआ, उसके बाद ये किया, उसके बाद ये किया, उसके बाद ये किया, इस तरह से लिखना चाहिए। इन ईच सेक्शन ऑफ मटेरियल एंड मेथड start with the most important procedure and go on the least important। Also provide heading and subheading to make each subpart of the material and method section clear and understandable। There are various reasons why you should state all the material and methods in details। कारण क्या है, इनका क्या importance है? It enables the reader to evaluate the appropriateness of your research methodology। आपने जो रिसर्च करी है उसमें कौन कौन से मेथड आपने काम में लिए, उसका सही सही ज्ञान तभी हो सकता है जब आपको सिस्टम, आप इसको एक एक पॉइंट को सिस्टमेटिकली उसमें मेंशन करें। इट हेल्प यू प्रूव द रिलेबिलिटी एंड वैलिडिटी ऑफ योर रिजल्ट। अब अगर सारी चीजें क्लियर है तो पढ़ने वाले के दिमाग में क्वेश्चन आएगा ही नहीं कि यार ऐसा कैसे हो गया, ऐसे कैसे कर दिया इसने। आप सिस्टमेटिक सब कुछ कहानी की तरह बताते जा रहे हो कि ऐसे ऐसे मेडिसिन बनाई, ये करा, ये करा, ये करा, इस तरह से दिया, इतने दिन बाद पेशेंट आया, उसकी शुगर ये आई, फिर उसके बाद फिर आया, फिर उसकी ये, इस तरह से बताओगे तो कोई दिक्कत है। इट हेल्प, ये हो गया, टू इनेबल अदर रिसर्चर टू रेप्लिकेट योर रिसर्च एग्जैक्टली द सेम वे यू डिड। और इससे बहुत सारे और नए जो आपके जूनियर्स आएंगे रिसर्च, उनको हेल्प मिलेगी ऐसे टॉपिक पर काम करने में।
जो सेम इसके जैसा तो नहीं होगा, लेकिन इससे मिलता जुलता होगा, लेकिन ट्रैक मिल जाएगा ना उसको। नेक्स्ट वन इज ऑब्जर्वेशन एंड रिजल्ट। पॉइंट नंबर 6, ऑल इन। देखो, अब ऑब्जर्वेशन एंड रिजल्ट, जिसको ऑब्जर्वेशन का मीनिंग पता है उसको तो वैसे ही समझ आ जाएगा। डेफिनेशन, as a means of gathering information for research may be defined as receiving data through the senses, sight, hearing, taste, touch and smell। प्रत्यक्ष वाली कहानी है यहाँ। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इनमें से किसी भी तरह की जानकारी आपकी इंद्रिय ग्रहण करती है, तो फिर आपके मस्तिष्क में उससे संबंधित बुद्धि उत्पन्न होती है। ये मीठा है अगर असेंबली हो, अगर कोई दिख रहा है, ये काला है, ये गोरा है, ये सांवला है, ये सफेद है, ये नीला। समझ पा रहे? ऑब्जर्वेशन का मतलब है, थीसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये है बच्चों कि जो भी डेटा आप अपनी थीसिस में मेंशन करते, मेनली मैं बता दूं ऑब्जर्वेशन का काम क्या है। जो इसमें अपन इन्वेस्टिगेशन कराते हैं, 10वीं परीक्षा करते हैं इसमें, तो मान लीजिए 10वीं परीक्षा अपन ने करी कि प्रकृति, विकृति, सार, सेना, सातवें, सत्व, ये सब कर लिए। उसके अकॉर्डिंग आप अपने पेशेंट को बांट रहे हैं। मध्यम सत्व इतने मिले, अवर सत्व इतने मिले, प्रवर सत्व इतने मिले, प्रकृति वात जितनी, पित्त जितनी, कफ जितनी, वात कफ जितनी, इस तरह से आपने अपने पेशेंट की डिटेल दी। अब ऑब्जर्वेशन में आप क्या करेंगे, जितने भी पॉइंट हैं जो आपने वहां ऑब्जर्व किए वो लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, कब्ज प्रकृति के रोगी में ओबेसिटी वाला केस, तो उसमें प्रकृति आप देखा कि मैंने कब्ज प्रकृति के इतने रोगी लिए, मैंने मेरी रिसर्च में वातज प्रकृति के इतने रोगी लिए, पित्तज प्रकृति के इतने रोगी लिए। फिर इनके तीनों के अलग अलग ग्रुप बना दिए। फिर इन तीनों ग्रुप में से मैंने देखा कि जो ओबेसिटी का परसेंटेज है वो सबसे ज्यादा कफज प्रकृति वाले रोगों में देखा गया। ये आपका ऑब्जर्वेशन कितने परसेंट था वो भी मेंशन करूंगा। फिर दूसरा कि फिर आप उसमें ऐसे लिखोगे कि मेरे 3 ग्रुप वातज, पित्तज, कफ प्रकृति के थे, प्रकृति, विकृति, सार। उसमें मैंने देखा कि वातज प्रकृति वालों में से जो है उनके अंदर अस्थि सारता ज्यादा थी, पित्तज प्रकृति वालों में रक्त सारता या मांस सारता जो भी वो ज्यादा थी, कवच प्रकृति वालों में देखा मेद सारता ज्यादा थी, ये दूसरे जो सार पुरुष होते हैं कम थे। तो ये जो आप अपनी रिसर्च में चीजें देखते हैं उनको इस मैनर में लिखना कि पढ़ने वाले को एक ही जगह पे सारी चीज मिल जाए। अब वो सबके डेटा जो है ग्राफ बना रखे हैं, तुमने चार्ट बना रखे हैं, उनके नीचे अपन को लिखना होता है ना ऊपर क्या है इस ग्राफ में, उन सब लाइनों को एक जगह लिख दो, वो ऑब्जर्वेशन बन जाए जो आपने देखा, जो आप अपनी तरफ से उसको समझा रहे हैं, जो आपकी किताब पढ़ रहा है, आपकी थीसिस पढ़ रहा है कि मैंने ये उसमें देखा। आगे लिखता है to enable the researcher to gather sufficient data for supplement or verify information gathered by other means। फिर उसके बाद आगे लिखता है to enable the researcher to gather information or data needed to describe the aspect of a variable being studied which cannot describe accurately without observation। अब बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिनको सही तब तक नहीं लिखा जा सकता जब तक उसमें ऑब्जर्वेशन मेंशन नहीं। जैसे मान लीजिए कि एक स्टडी है जो ओलिगोस्पर्मिया, उसके अंदर अलग अलग एज का इंक्लूजन और एक्सक्लूजन क्राइटेरिया था, और उसके अंदर ये था कि भाई शुक्रहीनता के लक्षण जो है उनके बेसिस पे स्टडी चल रही थी। और आपने देखा कि जो वातिक प्रकृति के रोगी थे या वातिक प्रकृति के जो मनुष्य थे उनके अंदर शुक्रहीनता ज्यादा पाई गई। अब ऐसा कोई कोरिलेंस तो कहीं लिखा नहीं, वात प्रकृति वाले में शुक्र अल्पता होगी या शुक्रहीनता होगी, मान लेते हैं, ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ था। एक जनरल असेसमेंट जरूर था कि शुक्र सौम्य है, शुक्ल है, स्निग्ध है, तो कफ वाले में ज्यादा इसकी शुक्र अल्पता नहीं मिलेगी। लेकिन वातज वाले में ऐसा है ये अपने को पता नहीं था, और पित्तज वाले में ऐसा कितना क्या होता है ये भी नहीं पता था। लेकिन ऑब्जर्वेशन में आपने क्लियर मेंशन कर दिया
कि इतने इतने प्रतिशत लोग जो वातज पित्तज प्रकृति थे उनमें शुक्रशीलता देखने को मिली, और शुक्रशीलता के साथ में ये लक्षण मिले। अब उसमें उसका स्पेसिफिक लक्षण हो सकता है जो वहां पर आप चार्ट या टेबल में तो नहीं बता सकते थे, लेकिन ऑब्जर्वेशन में आपने मेंशन किया। फिर साथ लिखता है टू एनेबल द रिसर्चर टू गैदर डायरेक्टली प्राइमरी डाटा और फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन फॉर द स्टडी फॉर ए मोर एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन एंड इंटरप्शन, टू एनेबल द रिसर्चर टू गैदर डाटा फ्रॉम द लेबोरेटरी एल्सवेयर थ्रू एक्सपेरिमेंटेशन। ये सारी बातें तो वो वाली है, ऑब्जर्वेशन में जो आप दे रहे हो वही तो रिजल्ट में दोगे। अब रिजल्ट और ऑब्जर्वेशन में एक फर्क है। जैसे विंका D10 टैबलेट थी डायबिटीज मेलाइटिस टाइप 2 के पेशेंट में, उसमें ऑब्जर्वेशन में तो ये लिखा गया कि विंका D10 जो दी गई उसमें प्रकृति जो है वातज पित्तज कफज उसमें से इतने प्रतिशत लोग ये प्रकृति के थे। फिर उसके बाद में विकृति प्रकृति विकृति सार सेन ये सब एक एक करके लिखा गया। जब ऑब्जर्वेशन की बारी आए तो उसमें अपनी तरफ से अपन उसमें पॉइंट डालते हैं कि मैंने देखा कि इतने % लोगों में है। अब आप उसमें लॉजिक दे रहे हो, संभवतः ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कफज प्रकृति के रोगी में इस तरह के लक्षण ज्यादा होते हैं, और मधुमेह एक वातिक प्रमेय है तो वातज और कफज प्रकृति के रोगी इस ट्रायल में ज्यादा पाएंगे। ये आपका ऑब्जर्वेशन। ठीक, नेक्स्ट वन इज द रिजल्ट। रिजल्ट क्या है? रिजल्ट अभी तुम एग्जाम दोगे, उसके बाद तुम्हारी मार्कशीट आ जाएगी नेट पे और वो रिजल्ट। वैसे ये रिजल्ट जो है ना ऑब्जर्वेशन के कंपेयर में बहुत समराइज्ड, सीधी सटीक बात होती है कि भैया 10 सिम्टम ये लिए, फास्टिंग, पीपी, HbA1c लिया, इतने % रोगियों में इन 10 में से ये सिम्टम में इतना % रिलीफ है, इसमें इतना %, इसमें इतना %, इसमें इतना % रिलीफ, और फास्टिंग, पीपी और HbA1c ये इतने रोगियों के बढ़े, इतने के घटे, इतने के कोई प्रभाव नहीं हुआ। ये रिजल्ट है, बात खत्म हो। फिर उसमें एक फाइनल लाइन लिखनी पड़ती है, क्या? इस तरह से देखा गया कि ये टेबलेट डायबिटीज मेलाइटिस टाइप 2 में इतनी लाभदायक है, और इस पर आगे और रिसर्च अगर कोई करना चाहे तो इस वे में आगे बढ़ सकता है, यहाँ तक कि मैंने कर दी। The result section is where you report the findings of your study based upon the methodology you applied to gather information. The result section should state the findings of the research arranged in a logical sequence without bias or interpretations. आपको खुद से उसमें कुछ भी नहीं जोड़ना है, जो पेशेंट में मिला वैसा का वैसा वहां लिखना है। A section describing result is particularly necessary if your paper include data generated from your own survey. सारी जो पीजी की रिसर्च होती है खुद की होती है, तो रिजल्ट उसमें जरूर चाहिए। The result section is a section containing a description about the main finding of a research, whereas the discussion section interprets the result for readers and provide the significance of the finding. कितने प्रतिशत लोगों में विंका D10 ने काम किया, ये रिजल्ट में आएगा। किन किन सिम्टम पे विंका D10 जो टैबलेट उसने ज्यादा काम किया, कितने प्रतिशत लोगों में फास्टिंग घटा, ब्लड शुगर कितने में, पीपी घटा कितने में, दोनों में घटा, कितने में HbA1c जो है वो मैनेज हुआ। The result section of a scientific research paper represent the core finding of a study derived from the methods applied to gather and analyze information. It present these findings in a logical sequence without bias or interpretation from the author या researcher. The major purpose of the research section is to break down the data into sentences that show its significance to the research question. Material, method वगैरह वगैरह डेटा आ गए, अब रिजल्ट में उनकी लैंग्वेज लिखनी है। वहां तो ऊपर तो % था कि इतने % में कम हुआ, इतने में ज्यादा। अब तुम नीचे लिखोगे इतने % में कम हुआ शुगर, मतलब इस ड्रग ने अपना काम, इस कंपाउंड अपना काम किया। ये चीज जो है वो रिजल्ट में मेंशन की जाती। आ रही बात समझ में? तो नेक्स्ट ये हो गया तुम्हारा कंप्लीट 5वां टॉपिक। अब इम्पोर्टेंट बात, स्ट्रीम जो है ऐप पे हो नहीं पाई किसी कारण से, यूट्यूब से करनी पड़ी। चैनल पर तुम सब लोग आ गए हो, इसमें बहुत सारा कंटेंट पड़ा है,
चरक सूत्र की डेमो क्लास भी पढ़ी है, चरक चिकित्सा की डेमो क्लास भी पढ़ी है, जॉइंटिस और उस पर ब्रोंकियल अस्थमा पे मॉडर्न और आयुर्वेद दोनों समझाने की कोशिश करी है, उसके वीडियोस पढ़े हैं। और ईएनटी की आपकी फाइनल ईयर की क्लास भी पढ़ी है 76 नेत्र रोग चैनल पे। मुख रोग फर्स्ट और सेकंड 2 पार्ट में सारे मुख रोग इसमें समझा रखे हैं। इसके अलावा बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आयुर्वेद से रिलेटेड और बैच से रिलेटेड चैनल भी आपको मिलेगी। तो चैनल जो है उसको सब्सक्राइब जो भी होता है वो करके जाना, ताकि तुमको टाइम पे इसकी इन्फॉर्मेशन मिलती नहीं। और अगर लिंक नहीं भी देख पाओ तो भी जब भी लाइव आएगा तो आपके पास में नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाना और ठीक ठाक लगे तो, और इसका कंटेंट है उसको देखना, अगर कुछ समझ में आए तो यूजफुल हो तुम्हारे लिए तो देख लेना। बाकी कल की क्लास में अपना अगला टॉपिक जो है वो डिस्कस करेंगे, और अटेंडेंस हो सके तो करते जाए, ठीक है। चलो अटेंडेंस कर जाओ, पे दिखा रहे हैं इसमें करंट व्यूअर्स इतने और अटेंडेंस इतने से लोगों की।